कहानी की शुरुआत में इस औरत ने इस आदमी को एक इंजेक्शन लगाया, जो इंजेक्शन उसके दिल की धड़कनों को धीमा करने वाला था, ताकि ये आदमी मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया के बीच की दुनिया में जाकर अपनी बीवी को वहां पर से ला सके, जो वहां पर फंसी हुई है। इसके लिए उसके पास सिर्फ 2 मिनट थे, पर असल दुनिया के ये 2 मिनट उस दुनिया के कई दिनों के बराबर थे। लेकिन अगर इन दिनों में भी वो आदमी समय खत्म होने से पहले वापस नहीं आता, तो असल दुनिया में वो और उसकी बीवी दोनों मर जाते। उस दुनिया से वापस बस वहां के गेम जीतकर ही आया जा सकता था, जिनको खेलते हुए भी अगर उनकी मौत हो जाती तब भी वो असल दुनिया में मर जाते। अब इंजेक्शन का असर होते ही वक्त थम गया और पास रखी घड़ी रुक गई। वो औरत भी उस आदमी के सामने से गायब हो गई, जिसका मतलब साफ था कि अरीसू नाम का ये आदमी उस दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। अब वैसे ये दुनिया देखने में तो बिल्कुल असल दुनिया जैसी थी, पर वहां अरीसू के अलावा कोई भी नहीं था। बिल्डिंग के बाहर जाने पर अरीसू को सामने एक बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर पहले खेल की लोकेशन लिखी थी और वो जगह 15 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए वहां तक पैदल जाने में अरीसू को रात हो गई। ये जगह एक जापानी मंदिर था, जिसके दरवाजे से अरीसू जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वैसे ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब मंदिर के अंदर मौजूद एक खाली मैदान में अरीसू को और भी लोग दिखाई दिए, जो कि उसकी तरह इस दुनिया में फंस तो गए थे, पर किसी को उस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर, अरीसू के आते ही पहला खेल शुरू हो गया और सभी लोगों को पहले खेल के नियम बताए गए। सभी खिलाड़ियों को एक एक करके पास रखे एक डब्बे से 10 पर्चियां निकालनी थी, जिन पर उनका भाग्य लिखा होता, जो या तो बहुत अच्छा हो सकता था, या फिर थोड़ा सा अच्छा, या फिर बुरा, या तो बहुत ही बुरा। पर्चियों पर एक मैथ्स या फिर जीके का सवाल भी होने वाला था, जिसका जवाब 30 सेकंड में देना था, पर गलत जवाब देने पर उनके साथ कुछ बुरा होता। तब सबसे पहले एक नशेड़ी आदमी तेत्सू ने पर्ची निकाली, जिस पर बहुत अच्छी किस्मत के साथ लिखा हुआ था कि आप जो भी करोगे सब बहुत कमाल का ही होगा। ये बात पढ़ने के बाद तो तेत्सू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर बाकी सब थोड़ा सा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें नियम में बताया गया था कि पर्चियों पर सवाल भी होंगे, पर इस नशेड़ी आदमी की पर्ची पर तो कोई भी सवाल नहीं था। पर अभी जब काफी देर तक तेत्सू के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, तो एक दूसरी औरत ने दूसरी पर्ची निकाली और उसकी पर्ची पर अच्छी किस्मत के साथ एक मैथ्स की ये इक्वेशन लिखी हुई थी और बताया गया था कि आपके लिए वेस्ट डायरेक्शन अनलकी है। पर इस डायरेक्शन वाली बात पर ध्यान ना देकर बाकी सब उसकी मदद करने में लग गए। अब जितने सभी लोग मदद करने में लगे हुए हैं, तब तक आप लोग भी इस इक्वेशन का जवाब कमेंट सेक्शन में दो, और जरा मैं भी तो देखूं कि आपने अपनी मैथ्स क्लास में ध्यान दिया भी है, या फिर मेरी तरह आप लोग भी मैथ्स के टीचर के सामने 1 मिनट में 6 उबासियां लेते थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा। अब वैसे ये औरत जवाब 18 देती है, जबकि असली जवाब 15 था। इसके तुरंत बाद ही सबको बताया गया कि गलत जवाब देने पर सही और गलत जवाब के बीच में जितना अंतर होगा, उतने ही जलते हुए तीर उनकी तरफ छोड़ दिए जाएंगे। और जैसा कि औरत के जवाब में 3 का अंतर था, इसीलिए अचानक 3 चलते हुए तीर हवा में आए, जिसमें से एक तो उस औरत की गर्दन के आर पार हो गया और बाकी के 2 तीर पास खड़े हुए इस बेचारे आदमी के जा लगे। ऐसा कुछ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए अब सबकी इतनी ज्यादा फट गई कि एक आदमी ने तो गेम को छोड़कर दरवाजे से भागने तक की कोशिश की, लेकिन बाहर जाते ही उसके ऊपर एक लेजर लाइट गिरी और उसकी भी मौत हो गई। इसका मतलब साफ था कि गेम को बीच में छोड़ने का अंजाम भी मौत ही है। इसीलिए अब सब डरते हुए ही खेल को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। साचिको नाम की ये औरत तीसरी पर्ची निकालती है, जिसमें अच्छी किस्मत के साथ एक क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस लिखे हुए थे। सवाल था कि एक ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए कि उनमें से 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पर आने की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा हो जाए। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 183 और ऑप्शन डी 365। अब वैसे क्या आप बता सकते हो कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिससे खिलाड़ियों के ऊपर जलते हुए तीरों की बरसात ना हो? अपना जवाब पर्ची नंबर के साथ कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर किसी को जवाब समझ में नहीं आ रहा, तो अपनी खुशी से कमेंट सेक्शन में तुक्का मार के खिलाड़ियों की मौत का जिम्मेदार भी बन सकता है। खैर, अभी सब अलग अलग जवाब दे रहे थे, पर साचिको ने अपनी मर्जी से ऑप्शन बी यानी कि 78 चुना। ये जवाब भी पूरी तरह से गलत था, क्योंकि जो लोग बर्थडे पैराडॉक्स के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि इसका जवाब ऑप्शन ए यानी कि 23 है। इस पर गलत जवाब में 55 का अंतर था, इसीलिए खिलाड़ियों की तरफ 55 जलते हुए तीर छोड़ दिए गए। उन तीरों से बचने के लिए वहां पर भगदड़ मच गई, जिस दौरान साचिको ने तो खुद को बचा लिया, पर उसके बावजूद काफी लोग मारे गए। आगे चौथी पर्ची इस आदमी मसातो के निकालने पर उसमें भी एक सवाल और 3 ऑप्शन थे, और सवाल था कि खून को दिल से पंप होने के बाद शरीर में घूमकर वापस दिल तक आने में कितना समय लगता है।
ऑप्शन ए 5 सेकंड, ऑप्शन बी 30 सेकंड और ऑप्शन सी 80 सेकंड्स। आप इस आदमी की जगह पर होते तो क्या जवाब देते? जल्दी से अपना जवाब कमेंट करो, पर संभल कर लिखना, क्योंकि गलत जवाब देने पर आपके भी जलता हुआ तीर आके लग सकता है। वैसे नीट की तैयारी करने वाले या फिर बायोलॉजी पर ध्यान देने वाले लोगों को पता होगा कि इसका जवाब बी ऑप्शन यानी कि 30 सेकंड्स है। पर मेरी तरह कॉर्पोरेट मजदूर होने की वजह से उस आदमी ने गलत ऑप्शन सी यानी कि 80 सेकंड चुना और उसकी इस गलती के कारण 50 और तीर खिलाड़ियों की तरफ आने लग गए। अब तक आधे लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खेल को जारी रखा। 5वीं पर्ची एक औरत चियोन ने निकाली, जिसमें एक अजीब सवाल था कि अगर एक चिड़ियाघर में 50 जानवर उल्टा होकर पलट जाएं, तो उसमें बब्बर शेर का क्या नंबर होगा? हर सवाल की तरह आपके दिमाग में मौजूद नंबर जल्दी से कमेंट करो, पर बिना चीटिंग करे। खैर, उस औरत ने जल्दीबाजी में गलत जवाब 47 दे दिया, जबकि असली जवाब 17 था, क्योंकि लाइन शब्द को अगर उल्टा करके पलट दिया जाए तो नंबर 17 बनता है। उसकी गलती की वजह से खिलाड़ियों की तरफ 20 तीर और छोड़े गए, जिससे सबकी हालत पतली हो चुकी थी। इसके बाद नोबू नाम के लड़के ने पर्ची निकाली, जिसमें 3rd स्टैंडर्ड का एक बहुत ही आसान सवाल था, जिसका जवाब मेरे हिसाब से सबको पता होगा। सवाल था कि रोमन नंबर में अगर 1 का मतलब आई होता है, V का मतलब 5 होता है, X का मतलब 10 होता है, तो L का क्या मतलब होगा? ये सच में काफी ज्यादा आसान सवाल है और मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों ने तो अब तक इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया होगा। बाकी अगर जिसको इसका जवाब नहीं पता तो मैं बता दूं कि L का मतलब 50 होता है। पर इस गंवार आदमी नोबू को इसका जवाब नहीं पता था और इसने गलत जवाब देकर लोगों की तरफ 50 चलते हुए तीर और बुलवा लिए। उस समय हुई भगदड़ से अरीसू जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरते ही अरीसू को कुछ झलकियां दिखाई दी। उसे याद आया कि आज से 5 साल पहले वो सच में इस दुनिया में आ चुका है, जहां उस समय उसने सभी खेलों को खत्म करके सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी, पर उसके 2 साथी उस समय पर उसकी जान बचाने के दौरान मारे गए थे। सब कुछ याद आने के बाद अरीसू वापस से खेल को चालू करता है और अभी के लिए वहां का माहौल ऐसा था कि सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग तो रहे थे, पर किसी को भी नहीं पता था कि अगला जलता हुआ तीर किसकी ढुई में आके घुसेगा। इसके बाद आगे भी कुछ पर्चियां निकाली गई, पर हर बार सबको मुंह की खानी पड़ी। अब बस 2 पर्चियां बची थी, जिसमें से 9वीं पर्ची नात्सू नाम की एक लड़की ने निकाली, जिसमें बुरी किस्मत के साथ एक मुश्किल सवाल था कि अगर गाय के खून में मौजूद न्यूट्रिएंट से गाय का दूध बनता है, तो गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए कितने खून की जरूरत पड़ती है? आपको इसका क्या जवाब लगता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। हालांकि नात्सू इसका जवाब 2 लीटर खून देती है, पर मैं आपको बता दूं कि गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए 450 लीटर खून की जरूरत पड़ती है। क्यों, उड़ गए ना होश? खैर, नात्सू की गलती की वजह से 448 तीर आकर उस जगह पर बरसने लगे, जिसमें से एक तीर शियोन के पैर पर भी लगा, पर वक्त रहते नशेड़ी उसको उठाकर साइड में ले गया, जहां पर साचिको, नात्सू और मसातो भी आ गए। जिसके बाद नशेड़ी आदमी ने तीर को निकालकर शियोन की जान बचाई और उसके घाव पर कपड़ा बांध दिया। आगे जैसे कि आखिरी मौका बचा था, इसीलिए सबको बचाने का जिम्मा अरीसू ने अपने कंधे पर उठाया और खुद आखिरी पर्ची निकाली। उसकी पर्ची में बहुत बुरी किस्मत के साथ एक सवाल लिखा था कि अभी प्लेनेट अर्थ की कुल इंसानी जनसंख्या कितनी है? अब वैसे इस बात का जवाब तो आप लोगों को पक्का पता होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। अरीसू ने इसका जवाब 7.9 बिलियन दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि असल में सही जवाब 8 बिलियन था। उसके जवाब और असली जवाब में 100 मिलियन का अंतर था, इसीलिए अब उनकी तरफ काफी दूर से 100 मिलियन चलते हुए तीर आने लग गए, जिन्हें देखकर तो सबकी फटके 4 से 64 हो गई, क्योंकि उनके सामने अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। सबकी हिम्मत टूटने लगी थी, पर उसी समय अरीसू को याद आया कि उन्हें गेम खत्म करने के लिए असल में सही जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नशेड़ी आदमी के साथ जितने भी लोगों ने पर्चियों को निकाला था, उनकी पर्ची पर अलग अलग डायरेक्शन लिखी हुई थी। जैसे सबसे पहली औरत ने जब पर्ची निकाली थी, तो उसकी पर्ची पर वेस्ट डायरेक्शन अनलकी लिखी थी और तीर वहीं पर से उसकी गर्दन पर आकर लगा था। उसी तरह अभी जब नात्सू ने पर्ची निकाली थी, तो उसकी पर्ची पर भी वेस्ट डायरेक्शन को ही अनलकी बताया गया था और 448 तीर वहीं पर से आए थे। साचिको की पर्ची में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अनलकी बताया था और तीर वहां पर से आए थे। सेम तरह से मसातो की पर्ची में साउथ ईस्ट अनलकी थी और उसके समय पर तीर वहां पर से आए थे। इवन नोबू की पर्ची पर भी ईस्ट डायरेक्शन को अनलकी बताया गया था और तीर वहीं पर से आए थे। इन सभी पर्चियों के बीच में बस नशेड़ी की पर्ची ऐसी थी जिसमें डायरेक्शन तो लिखी थी, पर उसमें ना तो कोई सवाल था और ना ही उस डायरेक्शन से कोई तीर आया था। इसका मतलब उसकी पर्ची पर लिखी डायरेक्शन में जाकर ही वो लोग अपनी जान को बचा सकते थे। इसीलिए अरीसू जल्दी से नशेड़ी आदमी से उसकी पर्ची मांगता है, मगर नशेड़ी आदमी ने तो अपनी पर्ची को भगदड़ के दौरान कहीं पर फेंक दिया था। इससे तो सबका दिमाग चकराने लगा, क्योंकि जल्दी ही 100 मिलियन तीर उनकी मौत बन के उनके ऊपर बरसने वाले थे। अरीसू ने फिर से अपना दिमाग लगाया और उसे समझ आया कि बस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ही ऐसी थी
जो कि किसी भी पर्ची में नहीं लिखी थी और अब तक वहां पर से कोई तीर भी नहीं आया था। इसका मतलब नशेड़ी आदमी के पर्ची में पक्का वही डायरेक्शन लिखी होगी और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर ही इस गेम को खत्म करा जा सकता है। सबको इस बारे में बताकर अरीसू जल्दी से नॉर्थ वेस्ट की तरफ भागा, लेकिन उस तरफ मौजूद मंदिर के पास पहुंचते ही आगे जाने का रास्ता खत्म हो गया। तब अरीसू को फिर से याद आया कि वो 5 साल पहले भी इस मंदिर पर आ चुका है और उस जगह की सीढ़ियां भी अभी के मुकाबले थोड़ी सी ऊपर थी। इसीलिए उसने अंदाजा लगाया कि पक्का जमीन के नीचे कोई सुरंग होगी। ये अंदाजा एकदम सही था। एक भारी पत्थर के नीचे सुरंग का रास्ता था। इसीलिए अरीसू ने 2 लोगों के साथ मिलकर उस पत्थर को हटाया और जल्दी से सबको सुरंग के अंदर भेजने लगा। तब तक वो 100 मिलियन तीर भी जमीन से टकराने लगे थे। उसी दौरान अरीसू ने 3 और लोगों को सुरंग की तरफ आते हुए देखा। अब वैसे क्या ऐसी फटी की हालत में आप लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते? कमेंट सेक्शन में इस बारे में भी जरूर बताना। वैसे अरीसू ने तो उनकी मदद करने की कोशिश की, मगर उसके कुछ करने से पहले ही वो तीर आग के गोलों की तरह जमीन से टकराने लगे और अपनी जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी अरीसू को सुरंग में आना पड़ा। सुरंग में थोड़ा सा और आगे जाने पर अनाउंसमेंट से बताया गया कि वो लोग पहला गेम जीत चुके हैं। इसका मतलब कि उन्हें अभी असल दुनिया में जाने के लिए और भी गेम खेलने पड़ेंगे। इसीलिए सब काफी ज्यादा डरे हुए थे, पर अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। सब सुरंग से होते हुए बाहर चांद की धीमी रोशनी में आ गए, जहां सबकी नजर आसमान में लहरा रहे एक बहुत ही बड़े से जोकर कार्ड के ऊपर पड़ी। उसे देखकर सबने अपनी अपनी जेब से जोकर का कार्ड निकालना चालू कर दिया, जो कार्ड उन्हें असल दुनिया में बांधा नाम के आदमी ने दिया था। गुफा के बाहर एक बोर्ड भी लगा था जिसपे अगले गेम की लोकेशन लिखी थी। वो गेम अगले दिन उस जगह से 15 किलोमीटर दूर शुरू होने वाला था और अरीसू को अब बचे हुए लोगों के साथ उस जगह पर जाना था। अब अभी के लिए अरीसू उस समय को याद करने लगता है जब उसने 5 साल पहले उसागी के साथ आखिरी गेम को खत्म करा था और उसके बाद जिंदा बचे लोगों के सामने 2 ऑप्शन रखे गए थे। या तो वो असल दुनिया में वापस जा सकते थे या फिर उसी दुनिया में रहकर वहां पर आने वाले नए लोगों को गेम्स खिला सकते थे। उस समय पर अरीसू और उसागी ने असल दुनिया में वापस जाने का फैसला करा था, पर कुछ लोग उसी दुनिया में रुक गए थे। अब ऐसे अगर आप लोगों को उस समय की कहानी डिटेल में जाननी है तो आप लोग पिन कमेंट में दिए गए लिंक से इस सीरीज के फर्स्ट और सेकंड सीजन की कहानी को एक साथ जान सकते हो, जिसमें भी आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। पर अगर आप लोग उस वीडियो को देखे बिना भी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। अब ऐसे 5 साल पहले वापस आने के बाद अरीसू और उसागी एक हॉस्पिटल में थे और उनके अलावा खेल में मौजूद बाकी जिंदा लोग भी वहीं पर मौजूद थे। 5 साल पहले हुए खेल में जो लोग मर गए थे वो सब असल दुनिया में भी मर चुके थे, लेकिन जिंदा बचे लोगों को भी उस दुनिया के बारे में सही से कुछ भी याद नहीं था। असल में उस समय एक दिन पहले सियोल शहर में एक मीटरआइट गिरा था, जिसकी वजह से घायल हुए सभी लोगों को आसपास के हॉस्पिटल में ही भर्ती करना पड़ा था और उसकी वजह से ही घायल हुए लोग जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया में पहुंच गए थे। क्या इसके 5 साल बाद एक विकलांग प्रोफेसर ने अरीसू को कुछ सवाल करने के लिए बुलाया, क्योंकि वो मरने के बाद की दुनिया पर रिसर्च कर रहा था। उसने बताया कि 5 साल पहले मीटियोर क्रैश में घायल हुए लोगों की दिल की धड़कन एक साथ 1 मिनट के लिए अचानक से बंद हो गई थी और बाद में जिंदा बचे कुछ लोगों ने बताया था कि वो लोग काफी दिनों तक एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए थे जहां पर उन लोगों ने जानलेवा गेम्स खेलकर खुद को जिंदा रखा था। प्रोफेसर अरीसू से भी उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता था, मगर अरीसू को उस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए प्रोफेसर उसको छोड़ने के लिए बाहर जाने लगता है। कमरे के बाहर अरीसू को उसकी बीवी उसागी उसका इंतजार करते हुए दिखाई दी और जैसे ही प्रोफेसर की नजर उसागी पर पड़ी उसे एक लड़की की याद आई। इसलिए उसने उसागी को भी अपना कार्ड दिया और कहा कि बाद में वो उसका भी इंटरव्यू लेना चाहता है। इसके बाद उसागी और अरीसू घर जाने लगे, जहां रास्ते में अरीसू ने उसागी को बताया कि उसने 1 साल के लिए एक मेंटल काउंसिल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा है, जिससे 1 साल बाद उसको एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये सुनकर उसागी काफी खुश हुई और दोनों घर चले गए। वहीं प्रोफेसर ने घर जाकर अपने कंप्यूटर में कुछ मैसेजेस देखे, जो मैसेजेस उन 10 अलग अलग लोगों से आए थे जो खुद भी उस दूसरी दुनिया में जाकर एक जैसा अनुभव कर चुके थे। प्रोफेसर इस बात से परेशान था कि इतने सारे लोग एक साथ एक जैसी चीज को कैसे महसूस कर सकते हैं। तभी उसे एक औरत ने मैसेज करके एक रेस्टोरेंट में बुलाया, जहां जाके प्रोफेसर को एक सीक्रेट सेमिनार के बारे में पता चला, जिसमें जाकर उसे दूसरी दुनिया में जाने का मौका मिल सकता था। प्रोफेसर तो कब से ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था, इसीलिए वो उस जगह की जानकारी लेकर अगले दिन वहां पर पहुंच गया और उसके अलावा वहां पर 6 लोग और भी मौजूद थे जो कि उस दूसरी दुनिया में जाना चाहते थे। तभी एक आदमी ने वहां पर आकर सबको एक लोहे की कुर्सी पर बैठने को कहा, पर विकलांग होने की वजह से प्रोफेसर को उस पर बैठने में काफी मुश्किल हो रही थी। ये देखकर पास में बैठी एक औरत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगी,
लेकिन उसके कुर्सी से उठने से पहले ही उस आदमी ने औरत को कुर्सी से उठने से मना कर दिया, जो देखकर प्रोफेसर को समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसकी दोनों टांगे खराब हैं तो क्या वो कुर्सी पर तीसरी टांग पर खड़ा होकर बैठेगा। मगर फिलहाल वो अपने अश्लील विचारों को जैसे तैसे कंट्रोल करके कुर्सी पर बैठ गया। आगे उस दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक खेल शुरू होता है, जिसमें जीतने वाला एक ही इंसान उस दुनिया में जा सकता था और बाकी सब खेल के साथ साथ एलिमिनेट होते जाते। एक आदमी ने सबको खेल के नियम बताए। सबके सामने 7-7 कार्ड रखे थे, जिनमें से एक जोकर कार्ड था। अगर किसी के पास एक जैसे 2 कार्ड आते तो वो उन्हें टेबल पर रख देता और फिर अगला खिलाड़ी कार्ड्स रखने वाले खिलाड़ी के बचे हुए कार्ड में से एक कार्ड निकालता। अगर किसी ने गलती से किसी का जोकर कार्ड निकाल लिया तो जिसके पास से जोकर गया है वो तुरंत ही एलिमिनेट हो जाएगा, और साथ ही अगर किसी खिलाड़ी के सारे कार्ड्स के जोकर बन जाते हैं तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। जिसके बाद आखिरी में जिसके पास जोकर बचेगा वही इस गेम का विजेता होगा और उसे ही दूसरी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। सबने कार्ड उठाकर खेलना शुरू किया। एक आदमी जिसके पास जोकर था उसने सबसे पहले अपने सेम कार्ड्स को टेबल पर रखा, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। अगले बंदे ने उसके कार्ड से जोकर निकाल लिया, जिसके निकलते ही उस आदमी को एक जोरदार बिजली का झटका लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ था कि एलिमिनेट होने का मतलब इस गेम में भी एक दर्दनाक मौत है। ये देखकर पास बैठी एक औरत डरते हुए अपनी कुर्सी से उठ गई, पर तभी उसको भी एक जोरदार झटका लगा और वो भी मारी गई, जिसका मतलब साफ था कि इस गेम को भी बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। अब सब डरते हुए खेल को जारी रखते हुए एक एक करके जोड़े वाले कार्ड्स को टेबल पर रखना चालू कर देते हैं, जिस दौरान एक औरत के सारे कार्ड्स के जोड़े बन गए, जिससे उसकी भी झटका लगने से मौत हो गई। इसके बाद प्रोफेसर ने भी इस आदमी से जोकर का कार्ड ले लिया और उस आदमी की लाश भी टेबल पर आ गिरी। वैसे क्या आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आपको भी टेबल पर बिठाकर ऐसा ही खेल खिलाया जाए, वो भी आपके अपने दोस्तों के साथ, तो आप क्या करेंगे? बाकी अगर आप लोग दोस्तों के साथ ऐसा खेल नहीं खेलना चाहते तो किसके साथ आप लोग ये खेल खेलना पसंद करोगे? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी जरूर बताना। खैर आखिर में प्रोफेसर और बस एक आदमी बचा था। प्रोफेसर ने कुछ सोचा और उस आदमी की जान बचाने का फैसला किया, जिसके लिए जब प्रोफेसर ने अपने कार्ड के जोड़े बनाने के बाद कार्ड्स को टेबल पर रख दिया तो आदमी के कार्ड निकालते वक्त उसने जानबूझकर जोकर के कार्ड को ऊपर कर दिया। पर वो आदमी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसे लगा प्रोफेसर उसकी जान बचाने के लिए झूठा दिखावा कर रहा है, इसीलिए उसने दूसरा कार्ड उठा लिया। तभी झटका लगने से उसकी मौत हो गई। इसका मतलब प्रोफेसर ये जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि दिमागदार होने की वजह से उसे आदमी के अगले मूव के बारे में पहले ही पता चल गया था। खैर अभी प्रोफेसर ये खेल जीत गया। तभी आसपास की लाइट झिलमिलाने लगी और बांदा नाम के इस आदमी ने प्रोफेसर के पास आकर कहा कि बॉर्डरलैंड में तुम्हारा स्वागत है। वहीं ओसागी अपने सपने में अपने पिता को एक पहाड़ से कूदता हुआ देखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हकीकत में मारे गए थे। उस दिन के बाद से ही ओसागी को डरावने सपने आते थे, पर अरीसू से मिलने के बाद भी उसने अरीसू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अगले दिन अरीसू अपनी इंटर्नशिप पर गया था, जहां क्लिनिक पर आई नायोमी नाम की एक औरत उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई, और वो वही औरत थी जिसने कहानी की शुरुआत में उसे इंजेक्शन लगाया था। पर जैसा कि अभी अरीसू उसे नहीं जानता, इसीलिए वो उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता है। पर तब नायोमी उससे कहती है कि वो उसे अच्छे से जानती है और 5 साल पहले वो उस दूसरी दुनिया में मिल चुके हैं। ये सुनकर तो अरीसू के होश उड़ गए, पर उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। पर उसके बावजूद नायोमी अभी भी अपनी बात पर अड़ी रही। दूसरी तरफ ओसागी चलते हुए समंदर के किनारे बने एक होटल के पास आ गई, जो उसे देखा देखा लग रहा था। पर अजीब बात यह थी कि वो आज से पहले कभी वहां आई ही नहीं थी। इसीलिए वो होटल के अंदर गई, जहां उसे कुछ अजीब सी झलकियां दिखाई दी। उन झलकियों में उसके सामने उसी होटल में काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, और असल में ये आज से 5 साल पहले की वो झलकियां थी जो ओसागी ने 5 साल पहले ही दूसरी दुनिया में उसी होटल में अपनी आंखों से देखा था। वहीं नायोमी अरीसू को बता रही थी कि वो भी उस दुनिया के बारे में सब जानना चाहती है, क्योंकि उसे भी उस दुनिया की थोड़ी थोड़ी चीजें याद हैं। सब कुछ जानने के लिए उसने एक दवाई भी बनाई थी जिससे वहां पर वापस जाया जा सकता है। पर अरीसू को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, और तभी वहां पर सीनियर साइकियाट्रिस्ट के आ जाने की वजह से वो दोनों इस बारे में वापस से बात नहीं कर पाते। अब आगे घर आने पर अरीसू को ओसागी का फोन आया और उसने बस अरीसू से सॉरी कहकर फोन काट दिया। इसके बाद अरीसू के बार बार फोन करने के बावजूद भी ओसागी ने उसका फोन नहीं उठाया, और थोड़ी देर बाद अरीसू को पुलिस वालों से पता चला कि आखिरी बार ओसागी को उसी प्रोफेसर के साथ एक रिजॉर्ट में देखा गया था जिस प्रोफेसर ने अरीसू का इंटरव्यू लिया था। ये बात जानकर अगले दिन अरीसू सीधा प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में गया, पर वहां पर प्रोफेसर की असिस्टेंट ने उसे बताया कि प्रोफेसर पिछले 2 दिन से खुद भी गायब है
गायब होने से पहले वो दूसरी दुनिया के बारे में रिसर्च कर रहा था और अभी के टाइम पर प्रोफेसर का कुछ भी अता पता नहीं था। अब प्रोफेसर के कमरे में जाने पर उसके कमरे में ओसागी की फाइल्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी थी और उन फाइल्स से अरीसू को पता चला कि ओसागी अपने पिता की मौत से शुरू से ही काफी परेशान है और कुछ तो ऐसा है जो वो अरीसू को भी नहीं बता सकती। इस सबसे परेशान होकर जब अरीसू शाम में मेट्रो स्टेशन पर गया तो उसे वहां पर बांदा नाम का वही आदमी मिला जिसने प्रोफेसर का दूसरी दुनिया में स्वागत किया था। असल में अरीसू की वजह से बांदा 5 साल पहले गेम जीत पाया था, जिसके बाद में उसने वहां की नागरिकता स्वीकार करके वहां पर आने वाले लोगों को गेम खिलाना चालू कर दिया था। अभी बांदा ने अरीसू को एक जोकर का कार्ड देते हुए उससे दूसरी दुनिया में वापस आने को कहा और कान में बुदबुदाया कि ओसागी भी वहीं मौजूद है। इतना बोलकर वो अचानक से गायब हो गया और अरीसू पूरी तरह से दंग रह गया। तभी अरीसू को पुलिस वाले फोन करके अपने पास बुलाते हैं क्योंकि उन्हें ओसागी और प्रोफेसर बहुत ही घायल हालत में मिले थे जो हॉस्पिटल में कोमा में थे और ओसागी की ऐसी हालत छत से कूदने की वजह से हुई थी। ये बात सुनकर अरीसू तुरंत वहां पर पहुंचा जहां डॉक्टर से बात करने पर उसे पता चला कि ओसागी पेट से भी है, जिसके बारे में खुद ओसागी को भी नहीं पता होगा क्योंकि उसको प्रेग्नेंट हुए बस 6 दिन बीते थे। इसीलिए अब ये बात सुनकर तो अरीसू और ज्यादा परेशान हो गया। इसके बाद पुलिस वालों ने उसे पूछताछ करने के लिए कमरे में बुलाया जहां अरीसू को वो सामान भी दिखाया गया जो ओसागी और प्रोफेसर के पास से आखिरी बार मिला था। उसमें वैसा ही एक जोकर का कार्ड भी शामिल था जैसा बांदा ने अरीसू को दिया था और इसका मतलब साफ था कि बांदा ने अरीसू से सच कहा था कि ओसागी दूसरी दुनिया में है। पर अभी अरीसू ने इस बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और उसने फैसला किया कि वो किसी भी हालत में ओसागी को वहां से निकाल कर लाएगा। तब उसे नायोमी और उसकी दवाई के बारे में भी याद आया और वो अगले दिन ही नायोमी से मिलने उसके घर में पहुंचा। तब उसने नायोमी से मदद मांगी और नायोमी ने भी अपनी बनाई गई दवाई को इंजेक्शन में भर के अरीसू के लगा दिया। इसके बाद ही उसे असल दुनिया के 2 मिनट पूरे होने से पहले ओसागी को इस दूसरी दुनिया के खेल खत्म करके वापस लाना था। इसमें से पहला गेम हम देख चुके हैं। अब प्रेजेंट में अरीसू और बाकी सब एक मॉल में बैठकर खाना खाते हुए अपने अपने बारे में बताने लगे और तब अरीसू को पता चला कि उसके साथ में मौजूद सभी लोग किसी न किसी वजह से जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं और सब में यही बात एक जैसी है कि वो पहले भी इस दुनिया में आ चुके थे और इस बार बांदा ने ही सबको जोकर वाला कार्ड दिया था। उसी वजह से सबको लग रहा था कि शायद इस बार के खेलों का मास्टर खुद बांदा ही है। खैर इसके अगले दिन अरीसू सबके साथ दूसरे खेल को खेलने के लिए एक लैब में चला गया जहां अरीसू और उसके साथियों के अलावा 8 लोग पहले से मौजूद थे। तब उन्हें दूसरे खेल के नियम बताए गए। अरीसू के ग्रुप में 16 लोग थे और उनके ही ग्रुप की तरह बिल्डिंग के अलग अलग कोनों में 3 ग्रुप और थे, मतलब कि गेम में टोटल 48 खिलाड़ी थे। खिलाड़ियों को 7-7 कार्ड मिलने वाले थे और बिल्डिंग पर लगे टेबल पर जाकर उन्हें एक बार में एक इंसान के साथ गेम खेलना था। गेम में टोटल 20 राउंड होने थे और खिलाड़ी अपना ओपोनेंट खुद चुन सकते थे। खेलते वक्त खिलाड़ी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 कार्ड का इस्तेमाल कर सकते थे और जिस खिलाड़ी के कार्ड के नंबर का जोड़ ज्यादा होता वो राउंड जीत जाता। जीतने वाले को हारने वाले खिलाड़ी से 1 कार्ड मिलता और अगर किसी खिलाड़ी के सातों कार्ड खत्म हो जाते तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाता। नॉर्मल कार्ड्स के अलावा खेल में 3 स्पेशल कार्ड्स भी थे। सबसे पहला था ज़ॉम्बी कार्ड जो चारों ग्रुप के 48 खिलाड़ियों में से सिर्फ 4 लोगों को मिलना था। वो लोग गेम के हिसाब से ज़ॉम्बी थे और उनके बारे में किसी को भी पता नहीं होने वाला था। अगर कोई खिलाड़ी ज़ॉम्बी कार्ड इस्तेमाल करता तो वो तुरंत राउंड को जीत जाता और हारने वाले खिलाड़ी को भी ज़ॉम्बी कार्ड वाले खिलाड़ी की तरह ज़ॉम्बी कार्ड मिल जाता, यानी कि वो दूसरा खिलाड़ी भी ज़ॉम्बी बन जाता। अब वैसे ये खेल इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच था जिसमें इंसानों को ज़ॉम्बीज से बचने के लिए दूसरा स्पेशल कार्ड यानी कि शॉटगन कार्ड दिया गया था, जो कि वैसे तो हर इंसानी खिलाड़ी के पास था पर वो इंसानी खिलाड़ी उसे एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। किसी पर शक होने पर खिलाड़ी उसके सामने शॉटगन कार्ड रख सकता था जिससे सामने वाले इंसान के ज़ॉम्बी होने पर उसे तुरंत ही गोली मारकर एलिमिनेट कर दिया जाता। पर अगर शक गलत होता तो शॉटगन कार्ड बेकार हो जाता क्योंकि इंसानों के ऊपर शॉटगन कार्ड का कोई भी असर नहीं होता। तीसरा स्पेशल कार्ड वैक्सीन कार्ड था। ये कुछ ही रैंडम खिलाड़ियों के पास होता और इससे ज़ॉम्बीज को वापस से इंसान बनाया जा सकता था। पर अगर किसी ज़ॉम्बी के पास वैक्सीन कार्ड होता तो वो खुद से खुद को सही नहीं कर सकता था। 20 राउंड खत्म होने के बाद इंसानों और ज़ॉम्बीज की गिनती करी जाती और जिनकी संख्या ज्यादा होती वो जीत जाते और हारने वाले साइड के सभी जिंदा लोगों को खत्म कर दिया जाता। सारे नियम समझाने के बाद सबको टेबल पर रखे कार्ड्स को उठाने को कहा गया। जब सबने अपने कार्ड उठा लिए तो उन्हें बोला गया कि वो जिस भी इंसान को अब सबसे पहले छुएंगे पहले राउंड में वही उनका पार्टनर होगा। अभी किसी को भी पता नहीं था
कि उनके ग्रुप में ज़ॉम्बी कौन है। अरीसू के हिसाब से वो इंसान खुद को छुपाने वाला था, क्योंकि अगर उसके बारे में किसी को पता चल जाता तो कोई भी उसे शॉटगन कार्ड का इस्तेमाल करके तुरंत खत्म कर सकता था। तब अरीसू अपने पहले राउंड के लिए नोबू के साथ खेलने गया। उसी दौरान नशेड़ी आदमी का मैच एक याकुजा गैंग के लीडर के साथ हो रहा था और बाकी सब भी अपने अपने गेम में बिजी हो चुके थे। पहला राउंड खत्म होने के बाद अरीसू को समझ आ गया कि अगर उसे गेम जीतना है तो उसे ज़ॉम्बीज को फैलने से रोकना पड़ेगा। इसके लिए उसने बाकी ग्रुप वालों के पास जाकर उनके साथ भी खेलने का फैसला करा, ताकि पहले उसे सभी वैक्सीन कार्ड वाले लोगों के बारे में पता चल जाए। दूसरे ग्रुप के पास जाते हुए अरीसू को एक लड़की दिखाई दी जो पीछे से बिल्कुल ओसागी जैसी लग रही थी, पर वो ओसागी नहीं थी। अगला गेम खेलते हुए अरीसू ने एक आदमी से ओसागी नाम की किसी लड़की के बारे में पूछा, लेकिन उस आदमी को ओसागी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस आदमी को अरीसू के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि जिस तरह के इस बार गेम के हालात थे, हो सकता था कि आखिरी गेम में अरीसू या फिर ओसागी में से ही किसी एक को दूसरे की जान लेनी पड़े और उनमें से कोई एक ही जिंदा लोगों की दुनिया में वापस जा पाए। ये सोचकर अरीसू थोड़ा सा परेशान हो गया। राउंड खत्म होने के बाद जब वो अपने ग्रुप से इस बारे में बात कर रहा था, तभी एक दूसरे ग्रुप की लड़की ने उसे आकर छू लिया और उसको घबराया हुआ देखकर अरीसू समझ गया कि वो लड़की एक ज़ॉम्बी है और उसे भी ज़ॉम्बी बनाना चाहती है। खेल के दौरान अरीसू ने उसे समझाया कि उसे ज़ॉम्बी कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बाकियों को उसके ज़ॉम्बी होने के बारे में पता चलेगा तो कोई भी शॉटगन कार्ड से उसे अगले गेम में खत्म कर सकता है। अरीसू ने उसे बताया कि वो सबकी जान बचाने के लिए एक रास्ता निकालेगा। इतना बताने के बाद अरीसू ने 2 नॉर्मल कार्ड टेबल पर रख दिए, जिनको देखने के बाद औरत ने भी अपने कार्ड को पलटा और सच में उसने अरीसू के ऊपर ज़ॉम्बी कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। इसके बाद अरीसू ने अपने बाकी ग्रुप को अपने एक प्लान के बारे में बताया, जिसके लिए ज्यादातर लोग तो मान गए, मगर याकुजा लीडर और उसके साथ मौजूद एक मवाली लड़का इस बात से सहमत नहीं थे। उनके हिसाब से ज़ॉम्बीज को सीधा मार देना चाहिए था, जबकि अरीसू के प्लान के जरिए उन लोगों को भी बचाया जा सकता था। तभी वहां पर री नाम की एक लड़की आई, जिसके पास ज़ॉम्बी और वैक्सीन कार्ड दोनों थे। उसने एक प्लान बताया कि जिन ज़ॉम्बीज के बारे में वो लोग जानते हैं उनसे पूछकर वो बाकी ज़ॉम्बीज को ढूंढ सकते थे, जिसके बाद आखिरी राउंड तक उन्हें आपस में ही गेम खिलाया जाता, जिससे ना तो शॉटगन कार्ड से कोई उनकी जान ले सकता था और ना ही आखिरी गेम तक ज़ॉम्बी वाले लोगों की आबादी बढ़ने वाली थी। इस बीच अरीसू और उसके साथी मिलकर वैक्सीन कार्ड वाले लोगों के बारे में पता लगाते और आखिरी राउंड खत्म होने से पहले उन लोगों को ज़ॉम्बीज के साथ गेम खिलाकर उन्हें भी इंसान बना देते। अरीसू इसके लिए मान गया। उसने अपने साथियों से एक छोटी बात फैलाने को कहा कि उनके ग्रुप के पास काफी सारे वैक्सीन कार्ड हैं, जिनकी मदद से वो ज़ॉम्बीज को ठीक करेंगे। लोगों के बीच में ये बात फैलने के बाद इस बात का इतना गहरा असर हुआ कि जल्दी ही अरीसू के ग्रुप में और भी काफी सारे लोग आने लगे, जिनमें से पहले से कुछ के पास वैक्सीन कार्ड थे और कुछ लोग तो इसीलिए आ रहे थे ताकि अगर बाद में वो ज़ॉम्बीज बन भी जाएं तो अरीसू उन्हें सही कर सके। जल्दी ही वहां पर कुछ ज़ॉम्बीज भी आने लग गए थे, पर कुछ ज़ॉम्बीज डर के मारे वहां पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अरीसू धोखे से उन्हें अपने पास बुलाकर उन्हें अगले गेम में खत्म करवा देगा। पर यह चीज मवाली लड़के को पसंद नहीं आ रही थी। उसने ज़ॉम्बीज को मारने का ठान लिया था, जिसकी वजह से उसने अपना एक छोटा सा अलग ग्रुप बना लिया और अगले राउंड में याकुजा लीडर के पास मौजूद ज़ॉम्बी कार्ड की मदद से एक ज़ॉम्बी को बेरहमी से मरवा दिया। ये देखकर अरीसू को अच्छा नहीं लगा, पर फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। तब उस मवाली लड़के ने सभी ज़ॉम्बीज को धमकाने को कहा ताकि बाकी सारे ज़ॉम्बीज के बारे में पता चल सके। इसीलिए याकुजा लीडर एक ज़ॉम्बी कार्ड वाले आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगा, पर बहुत ज्यादा पिटने के बावजूद भी ज़ॉम्बी कार्ड वाले आदमी ने अपना मुंह नहीं खोला। इसके बाद उस आदमी ने जाकर बाकी ज़ॉम्बीज को इस बारे में बता दिया और सभी ज़ॉम्बीज ने अपनी जान बचाने के लिए फैसला किया कि अब उनके सामने जो भी आएगा वो उसको ज़ॉम्बी बना देंगे। वहीं अरीसू री के साथ एक मरे हुए ज़ॉम्बी के पास गया। हालात काफी ज्यादा खराब होते जा रहे थे, पर री को टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से सभी लोगों को जिंदा बचाने का उसका प्लान पक्का वर्क करने वाला था। आगे अगला राउंड खत्म होने पर जैसे ही मसातो बाकी सबके पास आया तो उसको घबराया हुआ देखकर मवाली लड़का समझ गया कि उसे भी इस राउंड के दौरान किसी ने ज़ॉम्बी बना दिया है। इसीलिए वो मसातो को धमकाते हुए उस आदमी के बारे में पूछने लगा जिसने मसातो को ज़ॉम्बी बनाया था। फिर जैसे ही मसातो ने उस आदमी के बारे में मवाली लड़के को बताया तो मवाली लड़के ने जानबूझकर उस आदमी को मारने का काम नोबू को दे दिया। अब वैसे नोबू तो अरीसू के ग्रुप में था, इसीलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता था और अरीसू भी बार बार नोबू को ऐसा करने से मना कर रहा था, जिससे गुस्से में आकर वो मवाली लड़का अरीसू को जाकर मारने लग गया और उसने उससे पूछा कि क्या उसने अपनी जान बचाने के लिए कभी किसी और की जान नहीं ली। ये सुनते ही अरीसू को वो पल याद आ गए जब उसके दोस्तों ने 5 साल पहले उसको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। ये सब याद आने के बाद भी वो नोबू को रोकता रहा, लेकिन मवाली लड़के ने उससे कह दिया कि अगर नोबू उस आदमी को जाकर नहीं मारता है तो अगले गेम में वो मसातो के साथ खेलते हुए उसे जान से मार देगा।
इसीलिए ना चाहते हुए भी अगले गेम के दौरान नोबू ने उस आदमी के सामने अपना शॉटगन कार्ड रख दिया, जिससे चलते गेम के बीच में उस आदमी को तुरंत ही गोली मार दी गई। राउंड खत्म होने के बाद वहां से निकलते हुए नोबू को लंबे बाल वाला लड़का याबा दिखाई दिया, जो कि उसे अजीब तरह से देख रहा था। इसके बाद जब नोबू ने सबको आके बताया कि उसने उस आदमी को मार दिया है, तो मवाली लड़का तो बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन नोबू काफी डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद नोबू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए अरीसू उसको ढूंढने के लिए निकल गया और उसी बीच मवाली लड़के के साथ ही याबा को पकड़ कर लाए, क्योंकि असल में वो एक ज़ॉम्बी था। और नोबू के उस राउंड से निकलने के बाद उसने नोबू के साथ अगला राउंड खेलकर उसको भी ज़ॉम्बी बना दिया था। ये बात पता चलने पर मवाली लड़का गुस्से में अपने सभी साथियों से ज़ॉम्बीज को ढूंढने को कहता है, क्योंकि अब वो जल्दी से जल्दी ज़ॉम्बीज को खत्म करके गेम को जीतना चाहता था। उसको नशेड़ी आदमी को कांपता हुआ देखकर लगा कि वो भी ज़ॉम्बी है, पर साचिको ने उसको बताया कि उसने बस काफी समय से ड्रग्स नहीं लिए हैं, इसीलिए वो कांप रहा है। पर जैसा कि अब तक मवाली लड़के की पूरी तरह से सटक चुकी थी, इसीलिए उसने उन सभी ज़ॉम्बीज को भी जान से मारने का फैसला करा, जो कि अरीसू के ग्रुप में अपनी मर्जी से आए थे। इससे मसातो डरते हुए वहां पर से री के पास भागकर आ गया, ताकि री उसे अपने वैक्सीन कार्ड से सही कर सके। मगर री के उसको छूने से पहले ही वहां पर मवाली लड़का और उसके साथी पहुंच गए। एक लड़के ने मसातो को पकड़ लिया और मवाली लड़के ने री को, क्योंकि वो री को अपने हाथों से खत्म करना चाहता था। उसी राउंड के दौरान अरीसू ने ऊपर जाकर नोबू को ढूंढ लिया था और उसके साथ एक और राउंड खेलते हुए अरीसू समझ गया था कि नोबू ज़ॉम्बी बन चुका है। वहीं री अभी के लिए मवाली लड़के के साथ खेल रही थी और उसे पता था कि मवाली लड़का शॉटगन कार्ड पक्का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए री ने उसको समझाने की कोशिश करी कि ज़ॉम्बी की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और इसीलिए मवाली लड़के को अपनी जान बचाने के लिए खुद भी ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए। पर जैसा कि मवाली लड़के ने अपने साथ में ही काफी सारे इंसानों को देखा था, इसीलिए वो री की बात को नहीं मानता और री के ऊपर शॉटगन कार्ड का इस्तेमाल कर देता है। दूसरी तरफ मवाली लड़के के साथी ने मसातो को भी जान से मार दिया था। इसके थोड़ी देर बाद अरीसू और नोबू मसातो की डेड बॉडी के पास भागते हुए आए। उन्होंने जब मसातो को इस तरह से जमीन पर पड़ा देखा, तो अरीसू री की परवाह करते हुए उसे देखने के लिए जाने लगा। अब वो मसातो को तो नहीं बचा पाए थे, पर अरीसू ने नोबू के साथ सबको बचाने के लिए एक प्लान बनाया था, जिसके अनुसार नोबू सियोन, साचिको और नात्सू के पास आया और उन्हें अरीसू का प्लान बताने लगा। अरीसू भी अब तक री के पास पहुंच गया, जिसे देखकर उसे लग रहा था कि शायद री मर गई है, पर वो राउंड खत्म होने के बाद भी जिंदा थी। मवाली लड़का शॉटगन कार्ड का इस्तेमाल करके भी दुखी होकर वहां पर से निकला था, क्योंकि असल में री ने शुरू से सबको बोका बनाकर रखा था। उसके पास कभी ज़ॉम्बी कार्ड या फिर वैक्सीन कार्ड था ही नहीं और इसीलिए शॉटगन कार्ड का उसके ऊपर कोई भी असर हुआ ही नहीं। अरीसू को जैसे ही ये बात समझ आई, तो उसने भी अपने प्लान के अनुसार री की भी जान बचाने के लिए अगला गेम उसके साथ खेलने का फैसला करा और खेल के दौरान अरीसू ने उसके सामने एक ज़ॉम्बी कार्ड रखकर उसको सच में ज़ॉम्बी बना दिया। असल में अरीसू का शुरू से यही प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि बेशक से शुरू में ज़ॉम्बी कार्ड बस 4 ही क्यों ना हो, पर उनको बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हर इंसान ज़ॉम्बी बनने के बाद खुद को छुपाएगा और धीरे धीरे सबको ज़ॉम्बी बनाता जाएगा। साथ ही अरीसू को ये बात भी पता थी कि जिन लोगों के पास वैक्सीन कार्ड है, वो कभी किसी और की जान बचाने के लिए अपना वैक्सीन कार्ड उसके ऊपर बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि कौन सा मरने वाला इंसान उनका बुआ या फिर मौसी का लड़का है। कैटरी ने अरीसू से पूछा कि वो कब से ज़ॉम्बी है। इस पर अरीसू ने उसे बताया कि वो खेल की शुरुआत से ही ज़ॉम्बी था और इसका मतलब अरीसू खुद ही अपने ग्रुप में वो इंसान था जिसके पास ज़ॉम्बी कार्ड आया था। अब क्योंकि खेल का आखिरी राउंड शुरू होने वाला था, इसीलिए अरीसू अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए जाने लगा। तब तक नोबू ने उन 3 औरतों को भी ज़ॉम्बी बना दिया था और अब वो उस नशेड़ी आदमी को भी ज़ॉम्बी बनाने के लिए ऊपर आ गया। पर नोबू नशेड़ी आदमी को छू पाता उससे पहले ही उसके सामने याकुजा लीडर आकर उसको मारने लग गया और उतने में ही पीछे से अरीसू ने वहां पर आकर जल्दी से नशेड़ी को छू लिया, जिसका मतलब अरीसू का अगला मैच नशेड़ी के साथ था। नोबू को भी पता था कि याकुजा लीडर अपना शॉटगन कार्ड पहले ही इस्तेमाल कर चुका है, इसीलिए आखिरी राउंड की अनाउंसमेंट होते ही उसने भी याकुजा लीडर को छू लिया और याकुजा लीडर को डर लगने लगा, क्योंकि उसे असल गिनती के बारे में तो पता ही नहीं था। उसे शुरू से मवाली लड़के की तरह यही लग रहा था कि गेम में अभी भी इंसानों की तादाद ज़ॉम्बीज से ज्यादा है और इस गेम को इंसान ही जीतने वाले हैं। अब खेल के दौरान जैसे ही अरीसू ने अपना ज़ॉम्बी कार्ड नशेड़ी आदमी के सामने रखा, तो नशेड़ी बहुत ही ज्यादा डरते हुए बच्चों की तरह चिल्ली मारने लगा, पर अरीसू ने उसे बस उस पर भरोसा रखने को कहा। सारे राउंड खत्म हो जाने के बाद जब ज़ॉम्बीज की गिनती की गई, तो वो 32 निकली, जबकि मवाली लड़के और उसके साथियों को मिलाकर बस 13 ही इंसान खेल में बचे थे। उसी वजह से उनके ऊपर लेजर लाइट गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई और अरीसू ने सच में जैसे तैसे अपने ग्रुप के सभी लोगों को बचा लिया। इससे वो याकुजा लीडर भी काफी ज्यादा खुश हुआ और अब उसका अरीसू को देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल गया था।
इसके बाद जब अरीसू और उसके साथी वहां पर से जाने लगे तब अरीसू के साथियों ने री को भी उनके साथ चलने को कहा, जिस पर री भी खुशी खुशी मान गई। इसके बाद बाकी सब तो एक जगह पर जाकर सो गए, लेकिन अरीसू की आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल उसागी के लिए बेचैन था और वो बस आसमान के तारों में उसे ढूंढ रहा था। उसी दुनिया में कहीं दूर उसागी भी उन तारों को देखते हुए अरीसू के बारे में सोच रही थी। और तब उसको वो पल याद आया जब उसने अरीसू को आखिरी बार फोन करके सॉरी कहा था। असल में उस समय पर वो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी और उसके दिल में अपने पिता को लेकर एक डर बैठा हुआ था। उसे लगा कि उसके पिता उसी बिल्डिंग की छत से कूदकर खुद को खत्म करने वाले हैं और इसी डर से उसने अरीसू को सॉरी बोलकर फोन काट दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपने पिता को बचाने के लिए उनकी तरफ भागी और बिल्डिंग से कूद गई। इसी वजह से वो इतनी ज्यादा घायल हालत में मिली थी, पर घायल होने के तुरंत बाद वो इस दुनिया में आ गई थी, जिसकी वजह से उसे उसकी असल दुनिया की हालत के बारे में अंदाजा ही नहीं था। प्रोफेसर भी उसागी के साथ ही इस दुनिया में आ गया था और अभी के लिए प्रोफेसर, उसागी और कुछ और लोग एक नया खेल खेलने गए। इस खेल में सामने से आ रही खतरनाक लेजर से बचना था। अगर वो लेजर्स उनसे टकरा जाती तो तुरंत ही उनके शरीर को टुकड़ों में काट देती। विकलांग होने की वजह से प्रोफेसर का दिल सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से वो बाकी खिलाड़ियों को अपने आगे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसागी का दिल बहुत बड़ा था और वो अरीसू की तरह ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा रखना चाहती थी। इसीलिए एक आदमी को बचाने के बाद उसने प्रोफेसर से उन्हें ढाल ना बचाने को कहा, पर प्रोफेसर ने उसकी बात नहीं मानी। इससे उसागी को बुरा तो लगा, पर उसका इरादा मजबूत था, जिसके लिए सबसे पहले तो एक आदमी को लात मारकर लेजर से बचाती है और अगले ही पल सामने मौजूद एक दूसरी औरत को भी साइड कर लेती है। वहीं प्रोफेसर लगातार एंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी अचानक उसकी व्हीलचेयर एक आदमी की डेड बॉडी से टकराई और प्रोफेसर जमीन पर जा गिरा। सामने से 2 लेजर उसको भी काटने वाली थी। तभी उसागी हिम्मत दिखाते हुए आगे आई और उसने प्रोफेसर को बचा लिया। जैसे तैसे उसे व्हीलचेयर पर बिठाने के बाद वो दोनों साइड में मौजूद खंभों के पीछे छुप गए और बाद में उन दोनों ने साथ में जाकर इस खेल को खत्म कर लिया। इस खेल के दौरान उनके साथ जूरी और हिमारी नाम की 2 लड़कियां भी शामिल हो गई थी। अगले दिन जब वो सब अगले खेल की तरफ जा रहे थे तो जूरी ने उसागी को पहचान लिया, क्योंकि उसागी के पिता की मौत के बाद उसागी और उसके पिता की फोटो एक मैगजीन में छपी थी। सबको ऐसा लगता था कि उसागी के पिता ने उधार के पैसे न चुकाने के कारण खुद को खत्म करा है। ये बात उसागी के सामने बोलने के बाद जूरी थोड़ा सा हंसने लग गई, पर उसागी की शक्ल को देखने के बाद वो दोनों थोड़ा सा डर गए और उसागी से दूर हो गए। तब प्रोफेसर ने उसागी से बात करी और उसागी ने उसे बताया कि असल में उसके पिता एक दुर्घटना के दौरान मारे गए थे, न कि उन्होंने जानबूझकर खुद को खत्म करा था। तब उसागी से बात करते हुए प्रोफेसर ने उस समय को याद करा जब वो असल दुनिया में कार्ड वाले खेल को जीतकर इस दुनिया में आने वाला था और उस समय पर उसके सामने बांदा आ गया था। तो बांदा ने प्रोफेसर से वादा करा था कि अगर प्रोफेसर उसकी बताई गई लड़की को भी अपने साथ इस दुनिया में लेकर आ जाता है तो वो प्रोफेसर को मरे हुए लोगों की दुनिया भी दिखाएगा, जो कि प्रोफेसर हमेशा से देखना चाहता था। बांदा जिस लड़की के बारे में प्रोफेसर से बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसागी थी। असल में बांदा जानता था कि अरीसू बहुत ही काबिल खिलाड़ी है और इसीलिए वो इस दुनिया को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अरीसू को यहाँ पर लाना चाहता था, जिसके लिए सिर्फ उसागी ही एकमात्र रास्ता थी। इस चाल को पूरा करने के लिए उसने प्रोफेसर का सहारा लिया और प्रोफेसर ने अगले दिन उसागी से रिजॉर्ट में मिलकर उसके पिता की यादों को ट्रिगर किया, जिससे परेशान होकर जब उसागी बिल्डिंग के ऊपर गई तो उसे अपने पिता दिखाई दिए और उसागी अपनी भावनाओं में बहकर उन्हें बचाने की कोशिश में इस दुनिया में आ गई। प्रेजेंट में अगला खेल खेलने के लिए प्रोफेसर, उसागी और बाकी सब एक मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जहां पहले से ही और भी कुछ लोग मौजूद थे और सभी के चेहरों पर अगले खतरे का डर साफ दिख रहा था। वहां एक बिना ड्राइवर की मेट्रो में चढ़कर उनका अगला गेम शुरू होता है और उन्हें नियम बताए जाते हैं। खेल को खत्म करने के लिए मेट्रो के आखिरी स्टेशन पर पहुंचने से पहले उन्हें इंजन तक जाकर मेट्रो के एक्सीलरेटर को बंद करना था, वरना मेट्रो स्टेशन में क्रैश हो जाती। पर इंजन तक जाना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वहां तक जाने के लिए उन्हें मेट्रो की 8 बोगीज को पार करना पड़ेगा। हर बोगी में जाते ही 20 सेकंड के अंदर जहरीली गैस या फिर ऑक्सीजन छोड़ी जाएगी, पर किसी को भी पता नहीं होगा कि कौन सी बोगी में क्या है। 8 में से 4 बोगीज में जहरीली गैस होनी थी और 4 में ऑक्सीजन। शुरू में मिलने वाले 20 सेकंड के अंदर अंदर खिलाड़ियों को चुनना था कि वो मास्क लगाएंगे या फिर नहीं। असल में उन लोगों को जहरीली गैस से बचने के लिए एक मास्क और साथ ही 5 छोटे से गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, जिनमें जहरीली गैस का एंटीटोड था। मतलब उनके पास गलती करने का सिर्फ एक मौका था, और अगर गलती से भी उनसे दूसरी गलती हो जाती तो वो तीसरी गलती करने के लिए जिंदा ही नहीं बचते। नियम बताने के बाद सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने मास्क और सिलेंडर उठा लिए और उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। खेल शुरू हो चुका था
और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बोगी में जाते ही बोगी नंबर के साथ बता दें कि आप उस जगह पर होते तो मास्क लगाते या फिर नहीं। पहली बोगी में जाने पर सबको बोगी के बीच में एक चिड़िया पिंजरे में दिखाई दी, ताकि गैस के छोड़े जाने के बाद उन्हें पता चल सके कि गैस असल में जहरीली थी या फिर ऑक्सीजन। अब पहली बोगी में आप लोग क्या करने वाले हो? आई होप आप लोगों ने अपना अपना जवाब दे दिया होगा। खैर, प्रोफेसर ने पहले डब्बे में मास्क लगाकर उस पर सिलेंडर लगाने का डिसाइड करा, जिसको देखकर बाकी सब भी वैसा ही करते हैं और इसके तुरंत बाद बोगी में गैस छोड़ दी जाती है। इससे चारों तरफ टेंशन का माहौल बन गया, पर चिड़िया तो जिंदा रही। इसका मतलब ये वाली गैस ऑक्सीजन गैस थी और प्रोफेसर, खिलाड़ी और उन सभी व्यूअर्स ने पहले ही बोगी में अपने एक गैस सिलेंडर को बर्बाद कर दिया जिन्होंने मास्क लगाने का फैसला करा था। अब उन लोगों के पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। और अगर आप लोग भी बिना चीटिंग करे किसी बोगी में एलिमिनेट हो जाओ तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में उस बोगी नंबर के साथ #एलिमिनेट लिख देना। आगे चलती मेट्रो के गेट खोलकर गैस को बाहर निकाला गया और डरे सहमे सारे खिलाड़ी अगली बोगी में आ गए और उन्हें इस बार फिर से उनका चुनाव करने के लिए 20 सेकंड का टाइम भी दे दिया गया। दूसरी बोगी में आप लोगों ने क्या चुनाव करा? बोगी नंबर 2 के साथ अपना जवाब कमेंट कीजिए। खैर, इस बार भी सबने डरते हुए मास्क लगाने का ही फैसला करा और गैस को छोड़ दिया गया। इसके कुछ ही पल बाद उस बोगी में मौजूद चिड़िया मारी गई, जिसका मतलब कि ये गैस सच में जहरीली थी और मेट्रो में सब मास्क लगाने की वजह से जिंदा बच गए थे। पर जिस व्यूअर ने मास्क नहीं लगाया था उसे गेम से एलिमिनेट करा जाता है और आप लोग अब आगे की कहानी को ध्यान से सुन सकते हो। आगे तीसरी बोगी में जाने पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उनके दिमाग में एक ही जंग चल रही थी कि अगर गैस जहरीली हुई तो क्या होगा और अगर गैस जहरीली नहीं हुई तो क्या होगा, क्योंकि अभी के लिए उन्हें 5 बोगीज पार करनी थी, जिसमें से 3 में जहरीली गैस होनी थी और उनके पास सिलेंडर भी 3 ही बचे थे। तब सातो नाम का एक आदमी अपनी बहन यूना के साथ फैसला करता है कि इस बार वो लोग मास्क को नहीं लगाएंगे। उसागी भी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए इस पर मान गई, जिसके बाद कुछ लोग जो मास्क लगाना चाहते थे उन्होंने भी बाकियों को देखकर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और इस बार बोगी में सच में ऑक्सीजन गैस को ही छोड़ा गया। फिर बाद में जैसे ही ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए गेट खोले गए तो उनकी ट्रेन के बिल्कुल पैरेलल में एक और ट्रेन आई, जिसको देखकर तारो नाम के एक आदमी ने बताया कि ये दूसरी वाली ट्रेन ओसाका की तरफ जा रही थी। उसे इस बारे में इसी वजह से पता था क्योंकि असल दुनिया में उसे ट्रेन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी और वो अक्सर इस तरह की ट्रेन से ट्रैवल करा करता था। सब लोग उस ट्रेन की तरफ देख ही रहे थे कि तभी दूसरी ट्रेन में मौजूद एक खिलाड़ी खिड़की पर खून की उल्टियां करने लगा, क्योंकि उस ट्रेन में खिलाड़ियों ने गलत चुनाव करा था और अब वो तड़प तड़प कर मर रहे थे। ये मंजर देखकर तो सभी लोगों की रूह कांप उठी। इतना खौफनाक अंजाम देखने के बाद क्या आप लोग अगले राउंड में सही फैसला ले पाएंगे? कमेंट में लिखिए सर्वाइव अगर आपको लगता है कि आप लोग भी इंजन के पास जाकर एक्सीलरेटर को बंद कर सकते हो तो। खैर, चौथी बोगी में जाने पर प्रोफेसर ने एक थ्योरी दी कि इतनी बड़ी मेट्रो में जहरीली गैस को छोड़ने के लिए पक्का जहरीली गैस के बड़े बड़े सिलेंडर्स होंगे, पर वो हर डब्बे के ऊपर नहीं लगाए जा सकते थे। तब तारू ने बताया कि मेट्रो के ऊपर पेंटोग्राम नाम की एक मशीन होती है जो ट्रेन को लेन से जोड़े रखने और बिजली सप्लाई करने का काम करती है। इसीलिए जिस भी बोगी के ऊपर पेंटोग्राम होगा उसके ऊपर जहरीली गैस का टैंक नहीं रखा जा सकता और उसके हिसाब से चौथी बोगी के ऊपर भी पेंटोग्राम नहीं होने वाला था। इसका मतलब इसमें जहरीली गैस थी और तारू को अपनी बातों के ऊपर पूरा भरोसा था। अब वैसे क्या आप लोग भी इस बात को मानकर अपने एक और सिलेंडर को बर्बाद कर देने का रिस्क उठाना चाहोगे? खैर, उसागी, तारो, प्रोफेसर और कुछ और खिलाड़ी ने तो मास्क लगा लिया था, लेकिन बाकियों को तारो की बात पर भरोसा नहीं था। इसके बाद जैसे ही बोगी में गैस छोड़ी गई वैसे ही बोगी में रखी चिड़िया मर गई। इसका मतलब तारो एकदम सही था। अब मास्क ना लगाने वाले खिलाड़ी तड़प तड़प कर बहुत ही बुरी तरह से मरने लग गए थे। और आप में से भी जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है वो लोग भी आगे की कहानी को कंसंट्रेट होकर सुन सकते हैं। इसके बाद सब 5वीं बोगी में जाते हैं जहां तारो के हिसाब से पेंटोग्राम था, इसीलिए कोई भी मास्क नहीं लगा था। तब इस बार भी तारो का लॉजिक एकदम सही साबित होता है और सभी लोगों की जान के साथ साथ उनके सिलेंडर भी बच जाते हैं। आगे बस 3 बोगीज बची थी और सिलेंडर बस 2। इसका मतलब कि आगे सिर्फ एक ही बोगी में ऑक्सीजन होने वाली थी और बाकी की 2 बोगी के ऊपर जहरीली गैस वाला सिलेंडर था। सब छठी बोगी में जाते हैं जहां सबकी निगाहें तारो के ऊपर टिकी थी, पर अभी के लिए ट्रेन का मुआयना करने के बाद तारो जल्दी से सबसे माफी मांगने लग गया। उसने बताया कि असल में ये ट्रेन उस मॉडल की थी ही नहीं जो कि वो सोच रहा था, जिसका मतलब साफ था कि तारो की बात मानने वाले लोग अभी तक बस किस्मत की वजह से जिंदा थे। अब ऐसे अगर आप लोग तारो के सामने सच में होते तो उसका ये जवाब सुनने के बाद आप लोग क्या करते? कमेंट सेक्शन में इस बारे में भी बताना। वैसे हाँ, अगर उस जगह पर मैं होता तो शायद ये सुनने के बाद तारो को खुद ही मेट्रो के बाहर फेंक देता। खैर, गुस्से में जूरी तो तारो को मारने ही वाली थी, पर उसागी ने उसे रोककर समझाया कि उन्हें इस सब में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
तब सब शांत हो गए और ओसागी ने बहुत ज्यादा हिचकिचाते हुए इस बार भी मास्क लगाने का फैसला किया। तब बाकी सबने भी ओसागी को देखकर अपना अपना मास्क लगाकर सिलेंडर का यूज कर लिया। पर क्या आप लोग अपना मास्क लगाने वाले हो? बोगी नंबर के साथ जल्दी से अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताओ। खैर अभी के लिए एक और बार गैस को बोगी में छोड़ दिया गया, जिसके कुछ पल बाद ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बोगी में मौजूद चिड़िया अब तक जिंदा थी। इसका मतलब उन्होंने अपना एक और सिलेंडर बर्बाद कर दिया था और अगली बोगी में वो लोग पक्का मरने वाले थे। अब ऐसे क्या करोगे आप लोग अगली बोगी में बचने के लिए? और क्या ओसागी सच में मारी जाएगी? अगर हाँ तो अरीसू को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा, और अगर नहीं तो वो अपनी जान को कैसे बचाएगी? और क्या बाद में अरीसू उसे अपने साथ असल लोगों की दुनिया में लेकर जा पाएगा? माफ करना, वीडियो बड़ी होने के कारण मैं इसके सफर को अपनी अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूंगा, जो इस वीडियो पर 500 लाइक पूरा होते ही चैनल पर आ जाएगी, जो नॉर्मली हमारी वीडियो पर 2 से 3 दिन के अंदर पूरे भी हो जाते हैं। वैसे जो लोग हमें पहले से देखते आ रहे हैं, हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग सिर्फ 29 रुपए में हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में चैनल से भी ज्यादा कमाई नहीं हो रही है। वैसे उन लोगों को इसके अगले पार्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वो लोग चैनल का मेंबर बनते ही इसके अगले पार्ट को देख पाएंगे, क्योंकि वो वीडियो मेंबर सेक्शन में ऑलरेडी पड़ी हुई है। पर हाँ, जो लोग मेंबरशिप नहीं लेना चाहते उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर वो लोग भी 500 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा कर इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। सच में इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और समय लगा है, इसीलिए अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और इस वीडियो को लाइक तो जरूर करना। मैं ऐसी ही और मजेदार कहानियां आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, पर फिलहाल के लिए टाटा और गुड बाय।